बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होंगी, और जो पॉइंट्स है बस जो आपको याद रखने चाहिए पेपर के हवाले से वो आपने याद रखने हैं, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। बाकी आप पीपीटी ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है कि इसमें हम कहते हैं कि इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई ह्यूमन बीइंग चेंज ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। मतलब जैसे जैसे एक बच्चा पैदा होता है और जैसे वो बढ़ता है तो वो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस में किस किस बिहेवियर और किस किस तरह की चीज़ें वो अडॉप्ट करता है, किस तरह के वो ज़िंदगी में जो है बिहेवियर अडॉप्ट करता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। मतलब जब वो बच्चा होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, जब वो जवान होता है तो कैसे होता है, जब वो बूढ़ा होता है तो कैसे उसका बिहेवियर होता है और किस किस तरह की चेंजेस आती हैं। इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसके कुछ मतलब स्टेजेस हैं, जैसे कि बायोलॉजिकली हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक पढ़ते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकली ऐसे पढ़ते हैं कि अगर बंदा बिल्कुल सही है बायोलॉजिकली, मतलब उसकी बॉडी बिल्कुल सही है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके पास पैसे मतलब इकोनॉमिकली सही है, वो अपनी ज़रूरियात पूरा कर सकता है तो क्या उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। साइकोलॉजिकली मतलब जो दिमाग होता है दिमागी तौर पर अगर सही हो, सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम इसमें मतलब इसको देख के वो पढ़ते हैं। अच्छा, इसके कुछ थ्योरीज़ हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। हम मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली थ्योरी है जीन पेजेट की। ठीक है, जीन पेजेट जो है वो 1896 में पैदा हुआ था और 1980 में वो वफ़ात हो गया था। तो ये सारी चीज़ें, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपको याद होना चाहिए, और इसकी जो थ्योरी है वो आपको पता होनी चाहिए। थ्योरी इसकी है कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। आप जो 3 थ्योरीज़ पढ़ेंगे तो वो मतलब एक जैसे आपको लगेंगे, लेकिन उसका जो मेन टॉपिक है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि जीन पेजेट की थ्योरी है तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब ये कि ये बच्चे के जहन पर ज़्यादा फोकस करता है। इसमें आप जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे तो वो कॉग्निटिवली होंगी, उसके जहनीत और उसके काबिलियत के हवाले से होंगी। इसमें आपको जीन पेजेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया गया है कि 1896 में जो है वो पैदा हुआ था। वो बचपन में ज़्यादा अच्छा नहीं था या खुश नहीं था, उसको जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, तो इसीलिए जो है वो आगे जाके उसी चीज़ में उन्होंने जो है क्वालिफाई किया और ये सारी चीज़ें पढ़ी, वेल एजुकेटेड बना। इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का आपको बताया गया है कि द एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू थिंक। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है कि एक बंदा सोच सकता है, एक बंदा जो है किसी से बहस कर सकता है, बात कर सकता है और किसी मसले को हल कर सकता है। इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन आपको बताया गया है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल्स थिंकिंग चेंज अक्रॉस द लाइफ स्पेन। मतलब ज़िंदगी में जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है तो उसके सोचने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। ठीक है, और वो सोच अच्छे से अच्छा सोच सकता है, इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो बात आके वही आपके दिमाग, आपके जहन और आपके सोचने पे आती है, इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छा, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको वही बताया गया है कि मतलब एक सीड है तो वो जैसे जैसे बढ़ता है तो आगे जाके एक पूरा दरख्त बन जाता है। यही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कि वक्त के साथ साथ बंदे की डेवलपमेंट हो रही होती है। ये आपको उसका एक कॉग्निशन बताया गया है कि आप इंफॉर्मेशन लेते हो, मतलब एनवायरनमेंट से सीखते हो, वो आपके दिमाग में सेंसरी परसेप्शन में जाता है, आपकी मेमोरी बन जाती है, फिर आप जो है उसको उसके ऊपर थिंक करते हो या सोचते हो, फिर आप कुछ सीखते हो उससे। ये सारी चीज़ें आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। जीन पेजेट के हवाले से बस वही आपने याद रखना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये वही आपको जीन पेजेट का बताया गया है कि इसमें आपने चिल्ड्रन को पढ़ा, चिल्ड्रन को जो है एक पर्टिकुलर वे में पढ़ा और उनमें सिर्फ ये चीज़ पढ़ा कि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो एज के साथ साथ कितना चेंज होता है। इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है। ये इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, हैज़ थ्योरी आल्सो लीड टू द एक्सटेंसिव इनकॉर्पोरेशन ऑफ साइकोलॉजी इनटू एजुकेशन। और उसकी जो मतलब ये थ्योरी है तो ये फिर साइकोलॉजी में आ गई और उसके जो यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से ये आगे आ गई।
इसके जो है कुछ दो कीज़ है या दो इसके स्टेप्स है जो हम पढ़ लें। सबसे पहले इसमें है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हम कहते हैं किसी चीज़ का जज़ब करना, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच न्यू एक्सपीरियंसेस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। स्कीमास का मतलब क्या होगा कि आपके जहन में एक ऐसी जगह जहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन स्टोर होते हो, या आप उसको मेमोरी कह सकते हो, या कोई जैसे कि फ़ोल्डर होता है, ठीक है, लैपटॉप या मोबाइल में, तो ये आपके पास या आपके ब्रेन में एक फ़ोल्डर है स्कीमा, जिसमें क्या होता है एसिमिलेशन होती है। एसिमिलेशन मतलब जिसमें न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं, जो चीज़ें आप देखते हैं तो वो आपके जाके फ़ोल्डर या आपके ब्रेन में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो यही आपको बताया गया है कि जो भी बच्चे होते हैं जब वो चीज़ें देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो वो उनके थॉट पैटर्न में जाके स्टोर होता है, ठीक है। इसमें आपको वही बताया गया है कि एक बच्चा जो है वो किसी ख़तरनाक चीज़ को टच करना चाहेगा, जैसे कोई बिल्ली है या डॉग है, ठीक है, तो वो उसको टच करना चाहेगा कि ये क्या कर रहा है या किस तरह ये फ़ील होता है। या कोई गर्म चीज़ हो तो बड़ों को तो पता होता है, लेकिन बच्चे को नहीं पता होता कि ये किस तरह फ़ील होता है, तो वो जाके उस चीज़ को टच करना चाहता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एसिमिलेशन, क्योंकि ये उसके लिए एक न्यू चीज़ है, ठीक है। दूसरा है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब ये कि द प्रोसेस बाय विच न्यू एक्सपीरियंसेस कॉज एग्जिस्टिंग स्कीमास टू चेंज। मतलब पहले से जो किसी चीज़ के बारे में आपको पता है, आपको पता है कि हाँ ये चीज़ इस तरह होता है, लेकिन कोई न्यू वाक़या हुआ और उससे आपका जो पहले वाला परसेप्शन था, जो पहले सोच था, वो चेंज हो गया। इसको हम एकोमोडेशन कहेंगे। जैसे कि आप किसी बात पे यकीन रखते हैं और वो बात गलत साबित हुई, तो फिर वो आपका यकीन भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो है आपके जहन में अभी वो न्यू वाला जो प्रोसेस है या नई जो चीज़ है वो स्टोर होगा, उसको हम कहेंगे एकोमोडेशन। के न्यू इन्फॉर्मेशन आएंगे और वो आपके पुराने ख़यालात को चेंज करेंगे, इसको हम एकोमोडेशन कहेंगे। ये आपने दो चीज़ एसिमिलेशन एकोमोडेशन याद रखना है, ये आपको वही बताया गया है। अब जीन पेजेट की जो थ्योरी है कॉग्निटिव ग्रोथ या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इसमें आपने जो मेन चीज़ है वो ये याद रखने हैं कि इसके 4 स्टेजेस है। कितने 4 स्टेजेस है? सबसे पहला स्टेज उसमें है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी या मोटर इस अल्फाज से आपको पता चल जाएगा कि मतलब सेंसरी किसी चीज़ को सेंस करना और उसको रिस्पॉन्स देना। तो ये 2 साल तक के बच्चे में ये चीज़ें डेवलप होती हैं, मतलब पैदाइश से 2 साल तक पहला स्टेज जो है इसका, ठीक है। उसमें क्या होगा कि बच्चे के जो मतलब सेंसरी मोटर चीज़ें हैं, सेंसिबल चीज़ें हैं, वो डेवलप होंगी। मतलब उसके कान, आँख और माउथ एंड हैंड्स, ये चीज़ें क्या होंगी, मोटर रिफ्लेक्सेस करेंगी, मतलब थोड़े से डेवलप होंगी, किसी चीज़ को रिएक्शन दे सकते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, गेट्स ओल्डर, तो उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो एक्सप्लोर होंगे, मज़ीद भी अच्छे से होंगे, और स्कीमा जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, उसमें वो सारी चीज़ें जाके स्टोर होंगी। मतलब उसमें क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। और इन्हीं 2 सालों में जो बच्चा है वो लैंग्वेज स्किल्स भी सीखेगा, मतलब बोलना थोड़ा बहुत सीखेगा। अच्छा जी, इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं, मतलब इन्हीं 2 सालों में ऑब्जेक्ट प्रेमिनेंस। ऑब्जेक्ट प्रेमिनेंस हम कहते हैं कि बच्चे को पता चल जाता है हर चीज़ का, मतलब ये कि अगर आप उससे कोई चीज़ छुपा लेते हो तो उसको ये पता होता है कि ये चीज़ मौजूद है, ठीक है, लेकिन गायब नहीं हुई। मतलब यहाँ कहीं मौजूद है, गायब आसानी से या इतने अचानक से कोई चीज़ गायब नहीं होती। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रेमिनेंस, कि उसको पता होता है कि हर चीज़, या जो मेरे सामने अभी चीज़ मौजूद थी और आपने गायब कर दी, तो गायब नहीं है बल्कि आपने छुपा ली है। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रेमिनेंस। दूसरा है गोल डायरेक्टेड और इंटेंशनल एक्शन। मतलब वो जो है किसी चीज़ को करने के लिए जो है वो काम करेंगे, इंटेंशन उसका सही होता है, या जो उनके इरादे होते हैं हर चीज़ के लिए पुख्ता होते हैं कि उन्होंने एक काम का ठान लिया तो फिर वो करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट इमिटेशन मतलब ये कि उन्होंने कोई काम पहले किया हुआ तो उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार वही काम कर रहे हैं, इसको हम डिफरेंट इमिटेशन कहते हैं। अब आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 है द प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बच्चे का होता है।
अच्छा जी, दूसरा जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल का, इसमें बच्चा थोड़ा सा डेवलप होता है और उसको वर्ड्स और इमेजेस समझ आने लगती हैं। मतलब वो आप अगर इमेज बनाने को कहो कि किसी चीज़, फॉर एग्जांपल आप उसको कहो कि सन का डायग्राम बनाओ तो वो बना सकता है, कोई इमेज या कोई और चीज़ें। मतलब बच्चे से थोड़ा सा डेवलप होता है, लेकिन अभी भी वो इतना डेवलप नहीं है कि वो जो है कोई मसला हल कर सके या कोई लॉजिकल रीजनिंग कर सके, इतना डेवलप नहीं हो चुका होता, बल्कि एक नैरो या बहुत ही कम सोच का मालिक होता है। और वो एनिमिज़म जो कार्टून्स वगैरह बनाते हैं, हर चीज़ कार्टून में बनाते हैं, ठीक है, एनिमिज़म जिसको हम कहते हैं, जो कि रियल नहीं होता, अनरियलिस्टिक आइडियाज़ होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें करने लग जाता है और ज़्यादा कन्वर्सेशन का भी उसको समझ नहीं होता कि आप उसको कोई बहुत गहरी बात बता दो या घुमा फिरा के कुछ बता दो तो उसको समझ नहीं आता। तो इसलिए आपने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बतानी होती है और वो जो है थोड़ा उसका जो सोचने का जो रेंज है वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी भी काफ़ी डेवलप नहीं है। इसमें जो है वो डिफ़िकल्टी विद रिवर्सिबिलिटी, मतलब किसी चीज़ को, अगर किसी काम को वो दोबारा करना चाहे तो जो पहले उसने जैसे किया हुआ है दोबारा वो वैसा नहीं कर पाएगा, या दोबारा कोई काम करने में उसको मुश्किल होती है। इसके अलावा सेंट्रेशन, मतलब ये कि उसका जो फोकस होता है वो एक ही चीज़ पे होता है। जैसे कि अगर कोई बंदा किसी क्लास में बैठा हुआ है, कोई टीचर है, तो वो क्लास में लेक्चर पे भी फोकस करेगा, बच्चों पे भी फोकस करेगा, अपने जो है लेक्चर पे भी ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही टाइम में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा है तो वो एक ही काम करेगा, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर वो फोकस नहीं कर सकता। नंबर 3 इज़ इकोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म मतलब ये कि उसका जो अना होता है या वो जिस काम का को ठान ले करने का, तो फिर वो करता ही है। और वो अगर आप उसको नहीं करने दोगे तो वो नाराज़ हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर रोने लग जाता है। वो इसका एक ईगो है कि वो कोई काम करना चाहता है या कोई चीज़ चाहता है तो फिर वो उसको चाहिए। जो ईगोसेंट्रिज्म है, वो चीज़ों को दूसरे बंदे के नज़र से नहीं देखते बल्कि अपने नज़र से देखते हैं। उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है, भले वो मतलब अच्छी चीज़ ना हो या बुरी हो उसके लिए, लेकिन वो मतलब हासिल करना चाहेगा या वो काम करना चाहेगा, क्योंकि वो उसके अंदर एक ईगो है और वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को देखता है। ये क्या लिखा हुआ है, इफ़ आई कैंट सी यू, यू कैंट सी मी, मतलब अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इसी थ्योरी का जो है स्टेज 3 है, जिसको हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 12 साल तक एज का होता है। और इसमें जो है बच्चा अभी मज़ीद थोड़ा सा डेवलप होता है। उसमें जो है कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। और लोगों की बातों को भी थोड़ा बहुत समझने लगता है, ईगो जो है वगैरह ख़त्म हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने लग सकता है और थोड़ा सा अच्छा सोच सकता है, जिसको हम आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। तो थोड़ा सा उसके जो सोचने का अमल होता है वो मज़ीद डेवलप हो जाता है। द मोस्ट कम्प्लीट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जिसका जो 4th स्टेज है, ठीक है, फॉर्मल स्टेज हम उसको कहते हैं इसी थ्योरी का, और 11 से 12 साल या उसके आगे भी होता है, ठीक है। और इसमें जो है कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसका जो ज़हनीयत है वो कंप्लीट हो जाती है। वो जो है लॉजिकल रीजनिंग और किसी चीज़ के बारे में सोच सकता है, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकता है। मतलब ये कि किसी चीज़ के आगे रिज़ल्ट्स के बारे में सोच सकता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, आगे क्या होगा, इसका जो है पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें वो सोच सकता है। और ये जो है इसमें वो मोस्ट एडवांस होता है, मतलब उनका जहन जो है काफ़ी डेवलप हो चुका होता है। इसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस। ये है 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है जीन पीजेट की, ये आपने याद रखने 4 स्टेजेस इसके। नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज़ फ्रूड या इसको हम कहते हैं सिगमंड फ्रूड, इसका पूरा नाम है। और इसने जो थ्योरी पेश की थी वो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रूड, ये आपने याद रखना है। अक्सर बंदा जो है वो नाम में भी गलत हो जाता है कि जीन पीजेट की थ्योरी कौन सी है, फ्रूड या फिर फ्रूड की थ्योरी कौन सी है, तो ये आपको पता होने चाहिए। सिगमंड फ्रूड की थ्योरी साइकोसेक्सुअल है। इसके भी कुछ स्टेजेस है, जिसमें ओरल है, एनल है, फेलक है, लेटेंट है और जेनाइटल है, जिसमें जो है ज़िंदगी के या डेवलपमेंट के मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस पे वो फोकस करती हैं। अच्छा जी, अब इसके पढ़ते हैं स्टेजेस। ये जो इसकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, इसमें इसने क्या बताया है कि जो बच्चे हैं वो
मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस से गुज़रते हैं थ्रू देयर लाइफ टाइम, और जो है अगर वो एक स्टेज में वो कंप्लीट ना हो सके तो वो क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, मतलब उसी स्टेज से आगे नहीं जा पाते। अगर उसका वो स्टेज कंप्लीट नहीं है तो आगे स्टेज में वो नहीं जा पाएगा। इसके आपको इसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एज बताए गए हैं, जैसे कि ओरल स्टेज है तो वो बर्थ से 18 मंथ्स तक है। दूसरा है एनल स्टेज, तो वो 18 से 3 साल तक है, 18 महीनों से 3 साल तक। फेलिक स्टेज जो है वो 3 साल से 7 या 8 साल तक है, और लेटेंसी स्टेज जो है वो 8 साल से लेके आगे पूरी ज़िंदगी या प्यूबर्टी तक है, ठीक है। फिर उसके बाद जेनेटल स्टेज है, जो कि प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड या फिर जो जवानी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये उसके कुछ स्टेजेस हैं। इसमें वही बताया गया है कि अगर जो बच्चा है वो उस स्टेज से सक्सेसफुली ना निकल सका, या जो चैलेंज होता है हर स्टेज में उसको पार नहीं कर सका, तो वो वहाँ पे स्टक हो जाता है और वो आगे नहीं जा पाता या इतना अच्छा नहीं होता उस चीज़ में। अच्छा जी, इसके अलावा इसके जो स्टेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला ओरल स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक होता है। ओरल स्टेज का जो ओवरव्यू है या जो मतलब है वो ये है कि सबसे पहले जो बच्चा होता है, जो पैदा होता है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ओरल पे होता है, कि वो जो भी चीज़ उसको मिलती है या जो भी चीज़ उसको खाने के लिए मिले, या फिर उसको जो है अगर कोई खाने की चीज़ है तो भी वो अपने मुंह में डाल लेता है, या अगर कोई खाने की चीज़ नहीं है तो भी अपने मुंह में डाल लेता है। इसको हम कहते हैं ओरल स्टेज। मतलब उसी उम्र में बर्थ से लेके 18 महीनों तक उसका जो सेटिस्फैक्ट्री या जो मतलब खुशी का जो ज़रिया होता है वो उसका मुंह होता है, कि हर चीज़ उसको मुंह के ज़रिए मिल रहा होता है। वो अगर कोई बात करना चाहे तो वो रो रहा होता है, अगर वो खुश है तो भी वो मतलब अपने मुंह से कुछ कह रहा होगा, क्योंकि बात तो नहीं कर सकता, लेकिन जो जिस तरीके से वो कर सकता है तो वो करेगा, ठीक है। तो ओरल स्टेज मतलब 18 महीनों तक जो भी वो कर रहा होगा तो वो अपने मुंह के ज़रिए वाज़ेह कर रहा होगा। दूसरा है एनल स्टेज। एनल स्टेज जो है वो मतलब बेबीज़ में जो हैबिट्स होते हैं वो डेवलप कराने होते हैं, और ये भी एक स्टेज होता है कि आप उनको बताओ कि किस तरह आप जो है टॉयलेट में जाओगे, किस तरह आपने स्टूल वगैरह पास करना है, और अपनी सफाई का ख्याल कैसे रखना है। ये तकरीबन 18 से 3 साल तक आपने बच्चे की जो है ये चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, तो ये 3 साल तक का जो स्टेज है एनल स्टेज कहलाता है। थर्ड स्टेज हमारे पास है फेलिक स्टेज, जिसमें 3 साल से लेकर 7-8 साल तक होता है, और इसमें बच्चे का जो मतलब डिज़ायर होते हैं जो थोड़ा बहुत वो डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। और इसमें अक्सर आपके पास जो है 2 किस्म के कम्प्लेक्सेस आते हैं, इसको हम कहते हैं ओडिपस और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। ओडिपस कम्प्लेक्स जो है वो बॉयज़ में होता है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ओडिपस कम्प्लेक्स बॉयज़ में होता है कि वो अपने ऑपोजिट जेंडर का जो पेरेंट है, फॉर एग्जांपल बॉय है तो उसका अपोजिट जेंडर पेरेंट का होगा मदर, ठीक है। तो वो मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है और मदर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, इसको हम कहते हैं ओडिपस कम्प्लेक्स। ये जो है सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी थ्योरी में बताया हुआ है, तो हमने उसकी थ्योरी को पढ़ना है, तो उस हिसाब से हम चलेंगे कि ओडिपस कम्प्लेक्स में जो बॉयज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं सेक्सुअली, इसको हम कहते हैं ओडिपस कम्प्लेक्स। दूसरा है इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, ये उसका उल्टा है कि इसमें गर्ल्स अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इसको हम इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो लेटेंसी स्टेज है 7 से 8 साल तक, 7-8 से लेके प्यूबर्टी तक, तो इसमें क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स और जो बच्चे का जो जज्बातीपन होता है वो थोड़ा सा ख़त्म होता है, ठीक है, वो बिल्कुल ख़ामोश हो जाता है, उसमें जो है पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, और वो ज़्यादा मतलब वो चीज़ें नहीं होती, वो बिल्कुल कूल डाउन होता है और बात भी इतना नहीं करता, कोई झगड़ा वगैरह नहीं करता, तो और फ्रेंड्स वगैरह बनाता है, ठीक है। जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उसकी डेवलप हो रही होती हैं, ये है फेलिक स्टेज। इसके बाद जेनाइटल स्टेज है। जेनाइटल स्टेज में जो है उसके स्पेशली जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो आते हैं, इसलिए वो जो है अपोजिट जेंडर की तरफ या अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसमें जो है वो रिलेशनशिप्स बनाता है,
ऑडिपल और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स वगैरह आते हैं, मतलब उसमें से जाके वो अपने लिए पार्टनर ढूंढता है। और जेनाइटल से जिसमें मतलब बंदा जवान होता है तो फिर वो आगे जाके रिलेशनशिप्स बनाते हैं, इसको हम या फिर जो है वो जेनाइटल स्टेज कहते हैं। इसमें वही बताया गया है कि कीप इन माइंड दैट फ्रूट नेवर स्टेटेड दैट ऑल पीपल रीच दिस पॉइंट ऑफ फुल मैच्योरिटी, कि हर बंदा ज़रूरी नहीं है कि वो अगर जेनाइटल स्टेज तक पहुंच रहे हैं तो वो फुली मैच्योर है, बल्कि हर बॉडी के या हर बंदे के बॉडी पर डिपेंड करता है। इफ समबडी डजंट मेक इट ही कुड ईजिली फॉल बैक इनटू सेल्फिश फेलिसिज्म, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ये करे, बल्कि लोग अक्सर उनको यहाँ तक पहुँचने में मसले भी होते हैं। ठीक है, ये आपको बताया गया पेरेंट्स को ओनली give good advice or put them on the right path, but the final forming a person character lies in their own heads। जैसे कि आपको बताया गया है कि पेरेंट्स आपको सिर्फ सीधा रास्ता बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, बाकी आप जो बनोगे या आपका जो कैरेक्टर होगा वो आपके अपने हाथ में। अब आते हैं थ्योरी नंबर 3 पे, एरेक्शन की जो थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, एरेक्शन की जो थ्योरी है वो लाइफ स्पेन डेवलपमेंट पे है, मतलब ज़िंदगी में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, और जो बच्चा होता है जो मतलब पैदाइश से लेके बूढ़ा होने तक उसके जो स्टेजेस है या किन किन स्टेजेस से वो गुज़रता है, किन किन चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में, तो वो हम देखते हैं। जैसे कि इसका जो टॉपिक है या इस थ्योरी का जो मेन मतलब फोकस है वो सेक्सुअल या इन चीज़ों पे नहीं है, वो लाइफ स्पेन पे है कि ज़िंदगी में क्या क्या स्टेजेस आते हैं बंदे के ऊपर, वो किन किन चीज़ों से गुजरता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो 3 थ्योरीज हमने पढ़ी इसमें आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि जैसे कि जीन पेजेट की थ्योरी थी तो उसमें हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा, दूसरी जो है वो सिगमंड फ्रॉयड की थी तो वो सेक्सुअली चीज़ों पे था, ठीक है, कि सेक्सुअली बंदा कैसे डेवलप होता है। और एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो लाइफ स्पेन डेवलपमेंट पे है कि ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें उसको देखने को मिलती है। इसके 8 स्टेजेस हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। पहला स्टेज जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये इसके 8 स्टेजेस हैं जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ये आपके ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, जो कि 1 साल तक बच्चे में डेवलप होता है कि वो किस पे ट्रस्ट कर सकता है किस पे नहीं, कि मतलब जो लोग उसको प्यार दे रहे हैं, जो लोग उससे मोहब्बत कर रहे हैं तो वो उन पर ट्रस्ट करेगा, उनके साथ वो खुश रहेगा। लेकिन अगर कोई अनजान बंदा है, कोई उसने मतलब कभी देखा ही नहीं है और बच्चे को नहीं पता कि ये कौन है, तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरा है ऑटोनॉमी, शेम एंड डाउट, जो कि 1 से 3 साल तक बच्चे में होता है कि मतलब आप उसको चीज़ें करने के लिए सपोर्ट करो, उसको इनकरेज करो, उसको हिम्मत दो कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, आप कार्टून बना सकते हो, आप ये पढ़ सकते हो, आप वर्ड्स बना सकते हो, तो ये आप उसको इनकरेज कर रहे हो, ये ऑटोनॉमी में आता है। लेकिन अगर आप उसको इनकरेज नहीं करोगे, आप उसको बार बार जो है वो सप्रेस करोगे कि ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, या आपने जो है ये गलत किया, तो वो शेम एंड डाउट में चला जाता है कि शायद मैं बहुत ही नाकाबिल हूँ या मुझसे कोई काम नहीं होता, तो शेम एंड डाउट वही है। और अगर आप उसको करने दे रहे हो, वो भले गलत करे लेकिन सपोर्ट कर रहे हो, तो उसको ऑटोनॉमी कहते हैं कि वो एक ख़ुद मुख्तार जो है बच्चा डेवलप हो रहा होता है। फिर इसके बाद तीसरा स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो कि 3 से 5 साल तक के बच्चे में होता है। और इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चैलेंजेस वो जो है वो देखता है कि इनिशिएट मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के काम शुरू करने लगता है, जैसे कि प्री स्कूल जाने से पहले जो है वो वर्ड सीखेगा, इसके अलावा वो चीज़ें बनाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए एक चैलेंज है, ठीक है। तो अगर वो अच्छे से कर सकता है तो इनिशिएटिव है, लेकिन नहीं कर सकता तो फिर वो गिल्ट में, मतलब उसको उसके जहन में एक घबराहट होती है कि मैं ये नहीं कर सकता या मैंने गलत किया तो कोई मसला हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, 6 से लेके प्यूबर्टी तक होता है।
कि इसमें मतलब उसको सक्सेस मिलते हैं, वो अपने स्टेजेस में अपने कामों में कामयाब होता है तो उसको एक खुशी मिलती है। लेकिन अगर वो नहीं होता तो वो फिर वो अलग थलग रहता है, इंडस्ट्री में उसके जो है फ्रेंड्स बनते हैं, दोस्त बनते हैं, और इन्फीरियरिटी में वो अलग थलग रहता है, वो बिल्कुल किसी से बात नहीं करता। तो ये दोनों स्टेजेस उसमें आ सकते हैं कि या तो होगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। एडोलेसेंस मतलब जो बंदा एडल्टहुड से पहले होता है कि जवान होने से पहले उसको पता चल रहा होता है उसकी आइडेंटिटी क्या है, कि मतलब मेल है, फीमेल है, या फिर जो है वो नहीं बताना चाहता कि मतलब अपना रोल पहचाने वो कि मैं क्या हूँ। इसको हम आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन कहते हैं। नंबर 6 इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन के एडल्ट ईयर है, मतलब जब एडल्ट होता है तो स्टार्ट में उसको जो है मतलब क्लोज रिलेशनशिप बनाने होते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये उसका इंटीमेसी है। तो अगर वो इस तरह करता है तो ये इंटीमेसी में आता है, जिसको हम क्लोज रिलेशनशिप्स कहते हैं। और अगर वो नहीं करता, वो बिल्कुल अलग अलग रहता है, फिर हम उसको आइसोलेशन कहेंगे। नंबर 7 जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन के मतलब उसको जो है अपने आगे वाले नस्ल को उसने क्या देना है, किस तरह की पॉजिटिव चीज़ें उसने देनी है अपने नेक्स्ट जनरेशन को, तो ये जनरेटिविटी। और नहीं देना चाहता या फिर वो उसमें वो चीज़ें नहीं है कि आगे ट्रांसफ़र कर सके, तो स्टैग्नेशन है। नंबर 8 इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, मतलब ये कि ये एडल्ट बिल्कुल लेट एडल्टहुड में होता है, जब बूढ़ा होता है या फिर बुढ़ापे के स्टेजेस में होता है, तो फिर वो जो है अपना लाइफ रिव्यू करता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है। तो अगर वो उसने अच्छे काम किए, उसने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, तो इंटीग्रिटी है, मतलब एक इज़्ज़त है उसके लिए। और अगर नहीं किए तो फिर वो डिस्पेयर में होगा। ये इसके 8 स्टेजेस हैं। और ये जो है सोशल कंटेक्स्ट आपके 3 चीज़ों पे, फैमिली, पीयर और स्कूल पे डिपेंड करता है कि आप सोशली अगर डेवलप होंगे तो आपकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, आपके पेयर्स मतलब दोस्त, फ्रेंड्स वगैरह अच्छे होने चाहिए, और जिस जहाँ से आप पढ़ते हो वो जगह अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, स्कूल जिसको हम कहते हैं, या जहाँ से आप सीख रहे हो तो वो अच्छी हो, तो मतलब बंदे की एक अच्छी लाइफ डेवलप हो सकती है। इसके अलावा एक पेरेंटिंग स्टाइल है जो कि हम पढ़ेंगे, बॉमरेंट पेरेंटिंग स्टाइल। 4 तरह के इसने पेरेंटिंग स्टाइल बताएं कि मतलब 4 तरह के पेरेंट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के वो बच्चों को कंट्रोल करते हैं या बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें है निगलेक्टफुल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि नज़रअंदाज करने वाले पेरेंट्स होते हैं, कि बिल्कुल अनइन्वॉल्व है, वो बच्चों के किसी काम में काम ही नहीं रखते हैं, जो वो चाहते हैं वो दे देते हैं और बाकी उनसे कुछ पूछताछ नहीं करते। इसको हम कहते हैं अनइन्वॉल्व या फिर नेगलेक्टफुल। और इसमें जो है बच्चों का सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, मतलब उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं, जो वो चाहते हैं वो करते हैं, उसको कोई हैंडल करने वाला नहीं होता। और जो इंडिपेंडेंस होता है, मतलब उनकी जो खुद मुख्तारी होती है, जो अपने बलबूते पे वो काम करते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता, मतलब वो कुछ गलत भी करते हैं तो उनको कोई रोकने वाला नहीं होता या कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता। इसको हम नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग कहते हैं। दूसरा है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन जो है इसमें पेरेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त और सज़ा देने वाले होते हैं, पनिटिव जिसको हम कहते हैं। और इसमें जो है बच्चे को बाहर का इन्वायरमेंट नहीं पता होता, बहुत ही सोशली वो इनकम्प्लीट रहता है, वो इनशोसी रहता है, मतलब परेशान रहता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स उसके इतने नहीं होते, मतलब उसको नहीं पता होता कि लोगों से किस तरीके बात करनी है, क्योंकि उसके पेरेंट उसको अलाउ नहीं करते। तो ये अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं उनको हम कहते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंट जो है वो हाईली इन्वॉल्व है बट सेट फ्यू रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये कि वो जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इसमें भी बच्चे पुअर सेल्फ कंट्रोल होते हैं, मतलब वो भी अपने बलबूते पे ज़्यादा कुछ नहीं करते और सेल्फ कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ये जो है इंटेलिजेंट होते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स आर नर्चरिंग सपोर्टिव येट सेट लिमिट्स, मतलब इसमें पेरेंट जो है वो अच्छे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, और बच्चों के लिए उन्होंने कुछ लिमिट्स रखे होते हैं कि आपने ये करना है तो ये होगा, अगर आप हमें अच्छा जो है वो मार्क्स ला के दोगे, रिजल्ट्स ला के दोगे तो आपको ट्रॉफ़ी मिलेगी, इनाम मिलेगा, ये सारी चीज़ें मतलब उसके लिए
जो है वो रखते हैं, लिमिट्स रखते हैं। तो इसके बच्चे जो है वो अच्छे होते हैं, उनके दोस्त अच्छे होते हैं और उनका जो सेल्फ स्टीम है या सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी सही होता है। तो अथॉरिटेटिव पेरेंट जो है इसमें अच्छे वाले हैं, बाकी ये तीनों जो है वो थोड़े से मतलब सही नहीं है। इसके अलावा इंटरेक्शन ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब आपके बिहेवियर पे आपके हेरेडिटी का जो नस्ल दर नस्ल चीज़ें आ रही होती हैं उनका और आपके एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो खैर ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ वो है भी नहीं। मेन जो चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है वो ये मेन थ्योरीज़ और पेरेंटिंग स्टाइल, इसके अलावा थ्योरीज़ के जो स्टेजेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए और जो स्टेजेस में बात की गई है कि स्टेज में ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, तो आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई कि तीनों थ्योरीज़ डिफरेंट चीज़ों पे फोकस करती हैं, तो वो अगर आप वो बात अपने जहन में रखें तो आपको समझने में आसानी होगी। दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।